रजिस्ट्रार मतलब किसकी पावर, आरओसी की पावर, टू मेक एंट्रीज सेटिस्फेक्शन। आरओसी के पास पावर है, आरओसी के पास पावर है, किस चीज की पावर है, कि वो अपने रजिस्टर में एंट्री करेगी कि हाँ आईटीएस कंपनी ने फुल पेमेंट कर दी है। मेरा एग्जांपल, आईटीएस कंपनी ने, है ना, लोन लिया था, कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट किया था, अब पेमेंट फुल हो गई है, पेमेंट फुल हो गई है। अब आरओसी को हम इन्फॉर्म करेंगे, कायदा क्या बोलता है, अभी हमने प्रोसेस 82 में क्या पढ़ी कि कंपनी इन्फॉर्म करो, कंपनी इन्फॉर्म नहीं कर रही है। अभी हम पढ़ रहे हैं कंपनी इन्फॉर्म नहीं कर रही है, सेक्शन 83, सेक्शन 83 बोल रहा है कंपनी इन्फॉर्म नहीं कर रही है, तब भी आरओसी क्या कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। आओ फिर से रीड करें। There may be time where a company may fail to send intimation of the satisfaction of charge to the registrar. कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कंपनी नहीं इन्फॉर्म कर रही, कंपनी ने इंटीमेशन नहीं दिया, लेकिन फुल पेमेंट कर दी है, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83, अभी हम ये सेक्शन 83 पढ़ रहे हैं ऑफ द एक्ट, रजिस्ट्रार में मतलब ऑप्शन, रजिस्ट्रार चाहे तो ऑन रिसिप्ट ऑफ, क्या लिखा है, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस, आरओसी को कुछ सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस मिले, उस एविडेंस के बेसिस में वो यस सेटिस्फेक्शन हो चुका है, ये रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर लेगी। एविडेंस में बी, ये 3 कंडीशन। मेरी बात वापस से, किसको इन्फॉर्म करना है, फुल पेमेंट कर दी है, कंपनी को, है ना, इन्फॉर्म करने वाला कौन है, कंपनी, इन्फॉर्म करने वाला कौन है, कंपनी, किसको करेगा, आरओसी को, डन। कंपनी फेल हो गई है, अब कंपनी फेल हो गई तो सेक्शन 82 ने बोला था कंपनी करेगा, सेक्शन 83 पढ़ रहे हैं, और 83 क्या बोल रहा है, आरओसी खुद से रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, कौन कौन से सिचुएशन में रिकॉर्ड कर रहा है, सिचुएशन तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है, जस्ट फॉर, है ना, आपको ब्रॉडर व्यू देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। वो सिचुएशन में भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल लेंडर और चार्ज होल्डर। सेक्शन 82 बोलता है बताने वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, कंपनी की, बैंक की थोड़ी ना थी, क्योंकि अब टेंशन किसको होनी चाहिए, कंपनी को टेंशन होनी चाहिए कि फुल पेमेंट कर दिया, रिकॉर्ड में दिख रहा है भैया गिरवी है, तो कंपनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली फ्रॉम द लेंडर या फिर चार्ज होल्डर, लाइक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहे। एग्जाम्पल समझो, जैसे बैंक ने क्या किया, आरओसी को लेटर लिखा कि हाँ जो 10 लाख का लोन था वो फुल्ली रिपे हो गया। आरओसी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पहली इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिल रही है, मे बी बैंक ने खुद से बता दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन बैंक ने खुद से बता दिया, बस उन्होंने जस्ट अच्छा एक, है ना, जेस्चर रखा है कि नहीं यार हमें बता देना चाहिए, फुल पेमेंट हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल, पब्लिक रिकॉर्ड से मिल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर, मैटर इतना सेंसिटिव था, मैटर इतना बड़ा हो चुका था कि पब्लिकली अवेलेबल था, तो सबकी नजर थी कि भैया अब इस डिसीजन में ऑर्डर आने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई फेमस, जैसे बायजूस अन अकेडमी, ये सब बहुत फेमस हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर एनसीएलटी का कोई अगर में से ऑर्डर आता है, तो ये एनसीएलटी का जो ऑर्डर है वो हर किसी के नोन में, हर न्यूज चैनल में आ रहा है, हर किसी को पता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हो सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, डीआरटी, डीआरटी मैंने बताया था आपको, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल किसमें बताया था, सरफाइसी एक्ट, इन सब में, ठीक है। चलो, या फिर क्या हो गया, एनसीएलटी, केस थोड़ा बड़ा हो चुका था, डीआरटी एनसीएलटी में केस जा चुका था, उसके ऑर्डर से डिसीजन आए कि हाँ कंपनी ने रिपेमेंट कर दिया, तो वहां से आरओसी को इन्फॉर्मेशन मिली। हम ये कह रहे हैं आरओसी को कंपनी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो भी वो मेंटेन कर रहा है। क्यों मेंटेन करना चाहता है, रीजन क्या है, दिस एंश्योर द पब्लिक रिकॉर्ड हमेशा क्या होने चाहिए, एक्यूरेट। हम चाहते हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्यूरेट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, इस कारण से आरओसी का रिकॉर्ड गलत मेंटेन है। तो आरओसी अपने रिकॉर्ड को सही मेंटेन करने के लिए कहीं से अगर इंफॉर्मेशन मिली है और उसे मालूम है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, तो यस वो अपने रिकॉर्ड को बिना कंपनी के बताए ठीक कर लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, कब कब ऐसा हो सकता है, जब बैंक खुद बताए, जब बैंक ने बता दे मेरी फुल पेमेंट हो गई है, तो उसमें डाउट करने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, एनसीएलटी या फिर डीआरटी, ऐसे ट्रिब्यूनल्स ने ऑर्डर पास किया कि हाँ कंपनी की रीपेमेंट हो गई। तीसरा एग्जांपल, समटाइम लिक्विडेटर, क्रेडिटर, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटी में सबमिट द प्रूफ, किसी एनी अदर थर्ड पार्टी ने इंफॉर्मेशन दी, तो ऑल दीज आर एग्जांपल। तो सेक्शन 83 बोलता है आरओसी को कहीं और से अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, यस वो मेंटेन कर सकता है, बस आरओसी अपना ऑथेंटिकेशन देखेगा और उसे कर लेगा। क्या सेक्शन 83 समझ में आया? तो ये सारी बातें आपकी बुक में नहीं दे रखी है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैंने आपको बताया। अब जो तुम्हारी बुक में दे रखा है, आओ रीड करेंगे। अब मुझे बताओ हेडिंग समझ में आ रही है?
पावर है आरओसी के पास टू मेक एंट्रीज ऑफ द सेटिस्फैक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, ये पैराग्राफ भी यही बोला था। द एविडेंस मे बी डेट ऑफ विच द चार्ज वाज गिवन हैज बीन पेड या सेटिस्फाइड इन होल। इनके पास किस चीज की इंफॉर्मेशन आई, किस चीज की इंफॉर्मेशन आई? या तो फुल पेमेंट हो गया है या फिर पार्ट पेमेंट हो गया है, ठीक है, या फिर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर अंडरटेकिंग हो चुका है, कुछ एक पार्ट प्रॉपर्टी का अंडरटेकिंग का चार्ज हैज बीन रिलीज हो चुका है, या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग सीज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये बातें अगर पता चलती है तो यस आरओसी क्या करेगा, आरओसी क्या करेगा, खुद से रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। लेकिन यहाँ कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है। रजिस्टर यस मे एंटर द रजिस्टर ऑफ चार्ज एज अ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन होल या फिर पार्ट। रजिस्टर मे एंटर द रजिस्टर ऑफ चार्ज द फैक्ट दैट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो दे रखा है वो यहाँ पे बाजू में लिखा है रजिस्ट्रार, वो अपने रजिस्टर में लिख लेगा। दैट्स इट। कंसेप्ट समझ में आया? कंटिन्यू। Above action taken by the registrar, notwithstanding the fact that no intimation has been received by him from the company। इन्होंने कहा कि हम बोल रहे हैं कि हमने अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं भी किया है तो भी, क्योंकि हमने ऑथेंटिक खुद से कर लिया है और उस बेसिस में रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। सबसेक्शन 2 बोलता है रजिस्ट्रार इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टीज, जो भी उसने मेंटेन कर रखा है ये बात उन पार्टीज को बताएगी, मतलब किसको बताएगी? कंपनी को बता देगी। कंपनी को 30 दिन के अंदर मेकिंग द एंट्री, जिस दिन उन्होंने एंट्री करी वहां से 30 दिन के अंदर हमें इन्फॉर्म कर देगी। हाईटेक्स कंपनी, हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है, तुम्हारा हो गया है, गलती तो है तुम्हारी, तुमने खुद से नहीं बताया, लेकिन हाँ हमने ये कर दिया है, ये इन्फॉर्मेशन आरओसी कंपनीज को भी बता देगा, अफेक्टेड पार्टीज को भी बता देगा, बैंक को भी बता देगा। समझ में आया? हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने बताया, बैंक ने नहीं बताया, तो किस किसको बताएगा? कंपनी को भी बताएगा और बैंक को भी बताएगा। कंसेप्ट क्लियर है? सेक्शन 83 पक्का? आती है। होता क्या है, हर सेक्शन के नीचे पेनल्टी दे रखी होती है, ठीक है, कभी कभार ये पेनल्टी देते हैं और कभी कभार पेनल्टी नहीं देते। लेकिन अगर मान लो कहीं पे पेनल्टी देना अगर मिस हो गया तो एक जनरल पेनल्टी चिपका दी जाती है कि कंपनीज एक्ट में कभी भी कुछ भी कहीं अगर पेनल्टी नहीं दे रखी है तो उसकी एक जनरल पेनल्टी है, ठीक है, दी हर जगह जाती है, नहीं दी तो एक जनरल पेनल्टी एप्लीकेबल होती है, या तो स्पेसिफिक या फिर जनरल, ठीक है। जहां तुम पढ़ते हो वो सब स्पेसिफिक होती है उस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, जहां नहीं दे रखी मतलब जनरल पेनल्टी। डन। सेक्शन देखो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक पेनल्टी पूछ रखा है ना तो प्रिस्क्राइब लिखोगे, नंबर नहीं मिलने वाले। नहीं पूछा है और फिर तुम खुद से बताना चाह रहे हो और याद भी नहीं है तो बोल देना प्रिस्क्राइब पेनल्टी, तब वो प्रिस्क्राइब काम करेगा, अदरवाइज कोई मतलब का नहीं है। वो पूछा ही पेनल्टी है, वही नहीं बता रहे, वही प्रिस्क्राइब बोल दी तुमने, नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलो सेक्शन 77 हेडिंग क्लिक हो रही है, 78 79 हेडिंग क्लिक हो रही है, 80 की भी हो रही है, हो रही है। 80 क्या था? नोटिस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से नोटिस है कि भैया सबको इन्फॉर्मेशन है, मान लिया जाएगा, नहीं भी है तो भी मान लिया जाएगा, ठीक है। 81 हेडिंग, 82 तो पढ़ा है, सेटिस्फैक्शन पहले पढ़ लिया, 83 अभी पढ़ा, पावर है आरओसी के पास, नहीं भी बताओगे तो भी मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी 81, अब ये 81 एकदम जनरल जनरल बात है, कौन सा रजिस्टर है? रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन कहां पर? आरओसी की ऑफिस में, आरओसी के ऑफिस में इतना रिकॉर्ड दिया तो वहां पर मेंटेन है। चलो आरओसी मेंटेन अ रजिस्टर, एवरी कंपनी, हर कंपनी का रजिस्टर उन्होंने मेंटेन करके रखा है। पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज कहां मिल जाएगा? एमसीए की वेबसाइट में। क्या मुझे बताओ, एमसीए की वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन दिखती है? मैंने आपको रिलायंस कंपनी दिखाया था, रिलायंस कंपनी का लोन का अमाउंट दिख रहा था, बैंक का नाम दिख रहा था, वही उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा एमसीए की वेबसाइट में ऑनलाइन पोर्टल में आपको मिल जाएगा, ठीक। जो चार्ज रजिस्टर है ओपन भी है, इंस्पेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको इंस्पेक्शन करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? फीस पे करनी पड़ेगी। और डिटेलिंग आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देखना, कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा था क्या उसमें? बैंक का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा था क्या? नहीं, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। आपको फ्री सर्विस दिखाई थी जो मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर, तो फ्री सर्विस में नाम दिख रखा था, अमाउंट दिख रखा था, लेकिन आपको डिटेल अगर कॉन्ट्रैक्ट देखना है, सारी चीजें देखनी है, तो उसके लिए नॉमिनल पैसे तो देने पड़ेंगे। चलो कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलने वाली, कुछ क्रूशियल रखे है, तो उन्होंने कहा उसके लिए आप क्या करोगे? फिजिकल मोड, फिर जाओ आरओसी के पास। अब इतना ही है तो फिर चले जाओ, है ना। तो कुल मिलाकर कुछ फ्री में सर्विसेज है, कुछ के लिए थोड़े बहुत पैसे लगेंगे ऑनलाइन में, और कुछ के लिए तो आपको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है किस टाइप का कितना क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। डन। चलो
खत्म। 81 एवे ही था इसलिए उन्होंने बाद में दे रखा है। 84 अब सब एवे एवे चालू, नहीं ये थोड़ा फिर भी ठोस है। हेडिंग बताओ, इंटीमेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ, क्या रिसीवर पहली बार सुन रहे हो? कौन होता है रिसीवर? रिसीवर का मीनिंग बताओ। एक ऑफिसर, सही बोल रहे हो, पूरा बोल क्या था? लिक्विडेशन के टाइम पे याद आ रहा था, हमने एक ऑफिसर अपॉइंट कर रखा था, असाइन, ऑफिस ऑफिस ऑफिशियली असाइन है। चलो सिंपली समझते, ठीक है। आईटेक्स कंपनी, चलो ठीक है, आईटेक्स कंपनी कंपनी है, बैंक से भारी भरकम लोन ले रखा है, नहीं चुका पा रही, केस कर दिया। कहाँ केस चल रहा है? डीआरटी में। बैंक ने कहाँ केस किया? सरफाइसी एक्ट में। केस कहीं भी हो सकता है ना, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, सरफाइसी एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, जहां बैंक की मर्जी भाई, जहां उसको अच्छा लग रहा है। आईबीसी में जा सकता है, ठीक है। एट दिन सारे केसेस आईबीसी में जाते। आईबीसी आया ही इसीलिए, एक बात बता दो, ठीक है। आईबीसी क्यों आया? क्योंकि इतने सारे अलग 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 एक्ट चल रहे, ठीक है। तुम हमेशा एक चीज याद रखना, कंपनीज एक्ट है, जनरल नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है, अभी बुक से अलग जा रही हूँ। कंपनीज एक्ट है, सरफाइसी भी क्या एक एक्ट है, लेकिन जब मैं आईबीसी की बात करती हूँ तो व्हाट इज सी? कोड। जब भी कोड जैसी चीजें आ जाए ना तो समझ जाना उसमें बहुत सारे एक्ट का कंपाइलेशन है, वो सारे एक्टों को क्या करता है? जोड़ता है। ऐसे ही तुमने जगल में, है ना, क्या सुना होगा? सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, कोड कोड कोड, अब तो नाम आ गया हिंदी वर्जन, है ना। अभी पढ़ोगे ना पता चलेगा, दंडनीय अधिनियम, अब पता नहीं क्या क्या कर दिया, ठीक है, अब वो तुम ही लोग पढ़ोगे, ठीक। तो अब वो हिंदी वर्जन आ गया। बस मैं आपको नॉलेज देना चाह रही हूँ, जब भी कोड आता है, इंडियन पिनल कोड, कोड आया ना, मतलब क्राइम को लेके बहुत सारे एक्ट है ना, क्रिमिनल को लेके बहुत सारे एक्ट है ना, लेकिन उन सबका कंपाइलेशन कोड में होता है, ठीक है। तो एक्ट बताता है क्या क्या करना है, रूल्स बताता है कैसे करना है, लेकिन जब भी कोड आ जाएंगे, कोड बहुत सारे एक्ट का कंपाइलेशन बताता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? पक्का? तो आईबीसी ही एट द एंड जाता है, ठीक। वापस आएंगे, सोचा इंफॉर्मेशन दे दूं। आओ, हेडिंग इंटीमेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। बैंक को बुरा लग रहा है कि भैया ये कंपनी है कि पैसे देने का नाम ही नहीं ले रही है, तो बैंक ने जाके सरफाइसी एक्ट के तहत वहां पे आता है डीआरटी, वहां पे एनसीएलटी नहीं चलता है, वहां क्या चल रहा है? डीआरटी। एक बात बता दो, डीआरटी भी चलता है, एनसीएलटी भी चलता है, लेकिन अभी तुमको इतनी ब्रीफिंग जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल में वो पढ़ोगे, और यहाँ उससे रिलेटेड डाउट भी मत पूछना, क्यों दीदी एनसीएलटी क्यों आता है, डीआरटी क्यों आता है, क्योंकि उसके लिए पहले एक्ट को समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलो, तो अभी मान के चलो केस कहाँ चला गया? डीआरटी में, ठीक है, या कोई भी एनी अदर अथॉरिटी, किसी भी एक्ट में जो भी केस था, अब वहां पे रिसीवर को अपॉइंट किया गया कि तुम जाओ कंपनी से पैसे रिसीव करो और बैंक को जाकर हैंडओवर कर दो। या फिर हो सकता है कि कंपनी कंपनी क्या है, इसका मैनेजमेंट देखो। तो यहाँ पे रिसीवर और जो मैनेजर टर्म यूज किया ना, मैं उसको समझा रही हूँ। तो आओ सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, क्या होता है रिसीवर। रिसीवर एक इंडिविजुअल ऑफिसर होता है, एक इंसान होता है, जो कोर्ट या फिर कोई भी ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है, या फिर क्रेडिटर टू मैनेज, या फिर वो क्रेडिटर खुद ही मैनेज करता है, प्रोटेक्ट द कंपनीज प्रॉपर्टी एसेट दैट अंडर आर चार्ज। वापस, why is receiver appointed? Receiver typically appointed in case where the company is unable to meet its financial obligation. रिसीवर को तब अपॉइंट किया जाता है जब कंपनी अपना लोन नहीं रीपे कर पा रही है और कोर्ट को लगता है कि कंपनी को रीपे करना चाहिए, तो कोर्ट एक रिसीवर को अपॉइंट कर लेती है। एक्चुअल में होता क्या है, कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया, आईटेक्स कंपनी बैंक को पैसा देना पड़ेगा तुम्हें, हमने कहा ठीक है, हाँ बोल दिया, अब नहीं देंगे, क्या कर लोगे? तुमने बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं जज हूं, ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, नॉर्मल इंसान की बात करो, ठीक है, मैंने कहा तुम लोग को पेमेंट देनी पड़ेगी इनको, इन लोगों ने यहाँ मेरे सामने हाँ बोल दिया। अब घर में गए, दोनों पड़ोसी है, ठीक है, घर में गए तो ये लोग इनको दम दे रहे, हमसे पैसे लेके दिखाओगे क्या? तो क्या होगा? बस कोर्ट का काम है बस ऑर्डर देना ना, है ना। अब कुछ मुझे बताओ, ये अगर स्ट्रांग पार्टी है तो क्या अब तुम ये पैसे इनको दोगे क्या? नहीं। 4 दिन बाद ये फिर आएंगे और क्या बोलेंगे, सर आपने ना ऑर्डर पास किया था, ये लोग हमें पैसे नहीं दे रहे। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना, एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा। किसको लगा दूंगी? पुलिस को लगा दूंगी, पुलिस निकलवाओ इनसे पैसे। मतलब एक ऑफिसर होगा जो इनसे पैसे लेगा
और इनके हाथ में पकड़ाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोर्ट तो बेचारा जज तो सीधा साधा, उसने तो ऑर्डर सुना दिया। अब बाहर जैसी कोर्ट से बाहर निकले, कौन किसको पैसे दे रहा है? सब सब अपने अपने रास्ते। तो प्रोसेस होती है, एक रिसीवर होता है, एक ऑफिसर होता है जो पैसे इनसे रिसीव करके इनको देगा, और रिसीवर को अपॉइंट करने वाला कौन होता है? कोर्ट होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल बताया उसमें पुलिस ऑफिसर रख दिया, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है, ठीक है? चलो, तो कोर्ट ने क्या किया, उस इंडिविजुअल रिसीवर को अपॉइंट किया, ठीक है? अब दो टर्म यूज हो रहे, रिसीवर और मैनेजर। क्या रिसीवर समझ में आए? पहले बताओ। कंपनी से पैसे रिसीव करेगा, इसीलिए उसका नाम रिसीवर रखा है, और वो हैंडओवर कर देगा। चलो, द रिसीवर इज टिपिकली अपॉइंटेड इन केस वेयर द कंपनी इज अनेबल टू मीट, ठीक है? जैसे लोन डिफॉल्ट, द रिसीवर टेक कंट्रोल द चार्ज प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी चार्ज है वो अपने कंट्रोल में ले लेगा और उससे पैसे रिसीव कर कर हैंडओवर करेगा। लेकिन यही अब उन्होंने मैनेजर बोला है, मैनेजर बोला है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी का होटल का बिजनेस है, हमारी कंपनी का कौन सा बिजनेस है? होटल का बिजनेस है, ठीक है? अब पैसे रिसीव करना तो भाई जब काम आएगा तब देखेंगे, अभी तो कुछ पैसे ही नहीं, कहां से रिसीव होगा? तो हमने क्या बोला, यहाँ पे रिसीवर नहीं अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे एक मैनेजर अपॉइंट करेंगे जो इनके होटल को क्या करेगा? मैनेज करेगा, इनका मैनेजमेंट देखेगा और मैनेजमेंट के सही डिसीजंस लेगा। मैनेजमेंट देखे मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला रोल प्ले करेगा, अच्छी तरीके से मैनेज करेगा और उससे जितना पैसा आएगा रेंट वेंट वसूलेगा और फिर वो पैसे लेकर इनको दे देगा। तो रिसीवर और मैनेजर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? रिसीवर को क्या बोला, ये प्रॉपर्टी हुई तुम्हारी, प्रॉपर्टी हुई तुम्हारी, इस प्रॉपर्टी को बेचो, पैसे रिसीव करो, दे दो। मैनेजर मतलब क्या, इस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है, मैनेज करो और इससे जितना रेंट वेंट का पैसा निकलता है, ठीक है, वो अब आप उसको निकाल कर दे दो। तो मैनेजर और रिसीवर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो, तो या तो वो मैनेज करते या फिर सेल इट करते। सेल कब करते? रिसीवर सेल करेगा और मैनेजर क्या करेगा? मैनेज करेगा। एंश्योर द क्रेडिटर क्लेम आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो ये मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, मीनिंग बुक में नहीं दे रखा है, मैंने आपका नॉलेज है ना थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए बताया। रिसीवर और मैनेजर में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो, अब क्या हेडिंग समझ में आ रही है? अगर कोई भी रिसीवर अपॉइंट हुआ है, अगर कोई भी मैनेजर अपॉइंट हुआ है, तो इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भैया उसका अपॉइंटमेंट हो गया है। दो हेडिंग है, पहली हेडिंग क्या है? अपॉइंट हो गया है, इंफॉर्मेशन दो। पूरा पैसा होटल के बिजनेस से मैनेज करके निकलवा दिया, अब मैनेजर छोड़ के जा रहा है, ठीक है? तो उसका जो सीज है वो इन्फॉर्म करो। तो आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा। केस डीआरटी में चल रहा है, केस कहां चल रहा है? डीआरटी। डीआरटी ने एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया, कहां पर? आईटेक्स में। क्या एग्जाम्पल सोच पा रहे हो? एसबीआई बैंक, आईटेक्स। एसबीआई बैंक कहां जाता है? डीआरटी। डीआरटी ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया, ठीक है? तो रिसीवर आएगा आईटेक्स कंपनी में और ये इंफॉर्मेशन पहले आईटेक्स कंपनी को देगा और आरओसी को देगा कि आज से मैं रिसीवर हूं इस आईटेक्स कंपनी में। ये बात वो कंपनी को भी बताएगा और किसको बताएगा? किसको बताएगा? आरओसी को भी बताएगा। आज से मैं अपॉइंट, काम खत्म हो गया, अब इन्फॉर्म कर दे आरओसी को भी और कंपनी को, आज से मेरा काम खत्म, अब मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, आरओसी को भी इन्फॉर्म कर दो। तो कुल मिलाकर ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। आओ रीड करें। वेर एनी पर्सन ऑब्टेन ऑर्डर, रिसीवर कोई भी पर्सन जिसको ऑर्डर मिला कि अपॉइंट हो गया वो रिसीवर या फिर मैनेजर, इफ एनी पर्सन अपॉइंट सच रिसीवर पर्सन अंडर एनी पावर कंटेन एनी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में जो भी लिखा था, मतलब एसबीआई बैंक और मेरा आपस में जो भी डील हुई थी, अग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो भी लिखा था, इन रिलेशन टू चार्ज प्रॉपर्टी इंटीमेशन इन द फॉर्म ऑफ द नोटिस। नीचे पूरी प्रोसेस बता के रखा है कैसे बताना है। सबसे पहले क्या बता के रखे हैं? केसेस, 3 केसेस, इन तीनों केसेस को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलो, पहला एग्जाम्पल, बैंक ने केस फाइल किया कहा? डीआरटी के पास, और मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया? रिसीवर। कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो गिरवी थी, अब वो रिसीवर उस फैक्ट्री में आएगा, अपने पास उसे संभाल के रखेगा, बेच के रिकवर करना है, जो करना है वो देखेगा। क्या रिसीवर कैसे अपॉइंट हुआ? समझ में आया? एनसीएलटी ने अपॉइंट किया मिस्टर वाई को कि भैया ये कंपनी का जो होटल बिजनेस है उसे क्या करो, उसे क्या करो? मैनेज करो। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले में बोला भैया रिसीवर, और होटल बिजनेस में क्या बोल दिया कि भैया तुम्हें हमने अपॉइंट किया है, आपको होटल को चलाना है, तब तक चलाना है जब तक क्या ना हो जाए? ड्यू रिकवर ना हो जाए। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो एक में रिसीवर हुआ है और दूसरे में क्या हुआ? मैनेजर। तीसरा, लोन अग्रीमेंट में ऐसा लिखा था, आपस में अग्रीमेंट हुआ था कि अगर ईएमआई में आप कुछ भी डिफॉल्ट करते हो, जैसे कि 6 महीने के अगर जैसे डिफॉल्ट करते हो, तो बैंक खुद ही अपॉइंट हो जाएगा ऑफिसर। दोनों में डिफरेंस बताओ। एक जगह डीआरटी ने डिसीजन दिया है, किसी थर्ड पार्टी को बुलाया कि तुम रिसीवर हो, और एक जगह बैंक ने क्या बोला? मैं ही आकर यहाँ पे अब रिसीवर बनूंगा, मैं ही इस प्रॉपर्टी को बिकवाऊंगा और पूरा पैसा रिसीव करूंगा।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हो आप? 84। सेक्शन 84 बोलता है किन किन केसेस में अपॉइंटमेंट होता है रिसीवर मैनेजर का। पहला केस, एनी पर्सन ऑब्टेन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, एनी पर्सन ऑब्टेन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट पर्सन टू मैनेज। पहले दो केस समझ में आया क्या? रिसीवर और मैनेजर, डिफरेंस समझ में आया? तीसरा, बैंक खुद ही हो रहा है, एनी पर्सन हिमसेल्फ अपॉइंट, बैंक खुद से अपॉइंट हो रहा है एज अ रिसीवर या मैनेजर, दोनों में से कुछ भी, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट में लिखा था। तीन केसेस समझ में आई कि नहीं बताओ? आ गए? सेक्शन 84 बोलता है कभी भी ऐसे रिसीवर मैनेजर अपॉइंट होते ये इंफॉर्मेशन भी आपको बतानी पड़ेगी। कौन इंटीमेट करेगा? वो पर्सन इंटीमेट करेगा जिसको बोला है तुम रिसीवर हो। किसे इंटीमेट करेगा? कंपनी को भी और आरओसी को भी। इंटीमेशन किस फॉर्म के थ्रू देगा? फॉर्म का नाम है चार्ज 6। कुछ पूछ रही है? तुम डीआरटीओ अपॉइंट कर रही हो है ना? परमिशन और इंटीमेशन डिफरेंस बताओ। बताना और पूछना, डिफरेंस बताओ। पूछ रहा है क्या मैं आ सकता हूँ, रिसीवर अपॉइंट हो सकता हूँ, बता रहा है एनसीएलटी ने मुझे बताया, तो ये बस बता रहे हैं ना कि भैया आज से मैं हूँ। बस वो लीगल वो ऑर्डर की कॉपी दे दो, दैट्स इट, है ना? इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं हूँ, बात उसकी काटी थोड़ी ना जा रही है, पूछा थोड़ी ना जा रहा है। तो यस, एनसीएलटी बड़ा है, उसने जो ऑर्डर पास किया मानना पड़ेगा, तो वो कह रहे ये लो आज से मैं अपॉइंट हो गया, खत्म। कंपनी मना नहीं कर सकती उन्हें। ठीक है? बड़ा कौन है, आरओसी बड़ा है कि एनसीएलटी? एनसीएलटी बड़ा है ना, तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, कंपनी को भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आरओसी को भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आरओसी को बताया जा रहा है जो गिरवी रखा था ना, वो काम अब गड़बड़ हो चुका है, अब हम एक रिसीवर को अपॉइंट करें, हो सकता है वो उसे बिकवा दे, तो ये इन्फॉर्मेशन आरओसी को भी पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, टाइम लिमिट कब बताना है? जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वहां से 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से कैलकुलेट होंगे? जिस दिन ऑर्डर पास हुआ या फिर जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ, वहां से 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन बताओ। प्रोसेस बताइए उन्होंने, है ना? चलो, एक्शन टेकन बाय रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, तुम लोग मुझे बताओ रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर में एंट्री, एक्शन क्या लेगा? एंटर करेगा, पर्टिकुलर्स पूरा का पूरा रजिस्टर में लिखेगा कि हाँ ये ऑफिसर अपॉइंट हो गया इस प्रॉपर्टी में, अब उसकी सेफ कस्टडी में है वो। ठीक है, चलिए, अब उसका पूरा काम खत्म हो गया, अब वो काम खत्म करके जा रहा है, तो ये बात भी बताना है, बस बताना है, इन्फॉर्मेशन देना है बच्चों। हु शैल बी इंटीमेट, कौन बताएगा? वही जो अपॉइंट हुआ था वो खुद बताएगा। किसको बताएगा? कंपनी आरओसी दोनों को बताएगा, आज से मेरा काम खत्म, डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कब बताएगा? जब काम खत्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 6। फॉर्म 6 से ही बता रहा था मैं अपॉइंट हुआ, उसी से बता रहा है मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्या एक्शन लेगी रजिस्ट्रार? क्या लेगी? अब रजिस्टर में उसका नाम हटा देगी, हाँ हो गया काम खत्म। तो इन्होंने कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन उन्होंने थोड़ा अच्छा देने का ट्राई किया। ठीक है, चलो, सेक्शन 84 समझ में आया? 84 बोलता है अगर कभी, ये सिचुएशनल है, हमेशा ऐसा होता नहीं है, अगर कभी रिसीवर मैनेजर अपॉइंट होगा तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी? पूरी होल प्रोसेस। डन? चलिए, अब तुम्हारी दुनिया रूल्स के साथ। कंपनी का रजिस्टर, कंपनी ने भी अपना खुद का रजिस्टर मेंटेन करके रखा है, ये हमने किन किन लोगों से लोन ले रखा है। कंपनी मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करता है, डिबेंचर्स का करता है, याद आ रहा है? सबका ही करता है, डिपॉजिटर्स का करता है, फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन होता है, तो चार्ज का भी तो करेगा। आरओसी एडिशनली कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ कंपनी भी करेगी। अब जैसे एक मेंबर का रजिस्टर मेंटेन होता था, सेम कॉपी पेस्ट किसका रजिस्टर मेंटेन होगा? चार्ज का भी। आओ फटाफट रीड करेंगे। मैनर ऑफ कीपिंग कहां संभाल के रखोगे बताओ? एवरी कंपनी शेल कीप इट रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। रजिस्टर ऑफ चार्ज, इन्होंने कहा कैसे मेंटेन करना है, रजिस्टर में क्या क्या लिखा होगा। जो 7 है ना, 7 में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पहले नाम लिखो बैंक का, फिर क्या क्या गिरवी रखो, कितने अमाउंट तक का लोन है, पूरा एड्रेस वेड्रेस लिखो। ठीक है, चलो, एंट्री ऑफ द रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय द कंपनी। ठीक है, फॉरविथ मतलब आफ्टर द क्रिएशन मॉडिफिकेशन, फॉरविथ मतलब इमीडिएट, तुरंत ही। ठीक है, जैसे ही क्रिएशन होगा, जैसे ही मॉडिफिकेशन होगा, जैसे सेटिस्फेक्शन होगा, तुरंत 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 करते जाओ। एक टाइमलाइन नहीं दे रखी, हमने पढ़ा था ना कि रजिस्टर जब मेंटेन करते 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए, इन्होंने कहा तुरंत तुरंत करना। ठीक है, चलो, ऑल एंट्रीज ऑथेंटिकेटेड बाय, अगर कंपनी में सीएस है तो सीएस, नहीं है तो डायरेक्टर, अदरवाइज एनी अदर पर्सन। इसको मेंटेन करके रखना है, परमानेंट करके रखना है, परमानेंट करके रखना है।
हाँ, प्रिजर्व करके रखना है परमानेंटली, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, या फिर डिफरेंस बताओ। एक जगह 8 साल लिखा है, एक तरफ लिखा है परमानेंटली, जरा अच्छे से रीड करो, मुझे बताओ। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? डीड, है ना? जो लोन अग्रीमेंट हुआ है, जो डीड साइन हुई है बैंक के साथ, वो 8 साल तक संभाल कर रखो। लेकिन रजिस्टर जो आपने मेंटेन किया है, परमानेंट। डिफरेंस समझ में आया? पक्का? चलो आ जाओ। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज शेल बी केयर्ड, रजिस्टर ऑफिस संभाल के रखो भैया। चलो नेक्स्ट, चार्ज का इंस्पेक्शन, रजिस्टर का इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन नॉर्मल। मेंबर क्रेडिटर आ सकते हैं, कोई फीस लेने की जरूरत नहीं है, ये जनरल है, इससे फटाफट रीड कर सकती हूँ ना, ठीक है? रजिस्टर ऑफ मेंबर की याद आनी चाहिए। एनी अदर पर्सन करना है तो चलो पैसे निकालो, ठीक है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे आर्टिकल में, डन। अगर आपने कॉन्ट्रावेन किया है एनी, अब देखो ये जनरल आ गया, क्या लिखा है? एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर क्या 6 में क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। हमने इस पूरे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में जो भी प्रोविजन पड़ा है, वो प्रोविजन अगर फॉलो नहीं किया, कंपनी आपने फॉलो नहीं किया, आप भी गए और आपका ऑफिसर भी गया, कंपनी को लगेगा 5 लाख और ऑफिसर को लगेगा 50। अगर हमें पता चला आपने विलफुल जानबूझकर फॉल्स है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया, या जानबूझकर कुछ आपने मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपाई है, तो कोई भी पर्सन जो जानबूझ के सब कर रहा है तो सेक्शन 447 में जाएगा। जानबूझ के हरकत करोगे तो 447, जिसमें जेल तक की भी सजा हो सकती थी। तुम्हें याद आ रहा है? बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में पेनल्टी। इलस्ट्रेशन खुद से रीड कर लेने। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? अब इस चैप्टर में कुछ भी ठोस नहीं बचा है, बस बची बुची चीजें हैं। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? 87। मुझे तो कुछ क्लिक हो रहा है, तुम लोग को 87 से क्या क्लिक हो रहा है? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर अगर आपने नहीं इन्फॉर्म किया, 300 दिन, वही 270, और 300 दिन के बाद आरडी में जाते हो तो सेक्शन 87 में पढ़ेंगे, ये है वो 87। ठीक? क्लिक हुआ सबको? हुआ कि बताने के बाद हुआ? बताने के बाद हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्ट करना, करेक्शन करना बाय सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट खुद आएगी क्या? सेंटर गवर्नमेंट ने काम आरडी को दे रखा है, ठीक है? चलो, आरडी को दे रखा है इन दी रजिस्टर ऑफ चार्ज। आ जाओ, शॉर्ट में समझ रहे पहले। सेंटर गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ओमिशन, सेंटर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गई है, भूल गए थे तुम इंफॉर्मेशन देना रजिस्ट्रार को फुल पेमेंट का, पेमेंट या फिर सेटिस्फेक्शन, वही 87 वहां जो हमने पढ़ा था। अगर आपने सेटिस्फाइड कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया मतलब आपने खुद से प्रूफ दे दिया, माफी मांग रहे, नहीं नहीं यार गलती हो गई हमसे, ठीक है? अगर आप सेटिस्फाइड कर देते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, आरटी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ तुमसे गलती हो गई है, तो वो आपको रेटिफाई कर सकती है, माफी दे सकती है ना, करेक्शन कर सकती है। दो चीज है, ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन। ओमिशन मतलब क्या होता है? भूल गए, या फिर ओमिशन या फिर मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर, दोनों में डिफरेंस बताओ। भूल गए पहला वाला पॉइंट, और दूसरा मिस स्टेटमेंट, गलत बताया आपने। फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू रजिस्टर, रजिस्ट्रार को जो फाइलिंग करी थी उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, कुछ गलत लिखा था। पहला क्या बोला है? कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताई। दूसरा क्या बोल रहा है? गड़बड़ बताई, ठीक है? अगर आपने रीजनल डायरेक्टर को, सीजी को, सीजी लिखा है लेकिन सीजी का काम आरडी करता है, ठीक है? अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्या हुआ है, एक्सीडेंटल, गलती से हो गया, या फिर क्या लिखा है इन एडवर्टेंस मतलब बाय मिस्टेक हुआ है, some other sufficient cause or it is not the nature, हमारा कोई पर्पस नहीं था किसी को प्रेजुडाइज करना, किसी को हार्म करना, पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर या शेयरहोल्डर को, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो यस आपको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? आरओसी में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड। पहले बताओ ऊपर की कोर बातें समझ में आई? कोर बात क्या बोल रही? कोर बात क्या बोल रही? तुम्हारी बुक की अगर लैंग्वेज पढ़ू तो यहाँ आ जाओ। अगर तुमने सीजी को रीजनल डायरेक्टर लिखा है, देखो क्या लिखा है, पावर डेलीकेटेड टू रीजनल डायरेक्टर, आपने एप्लीकेशन दी सीजी को, ये सीजी की एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर के पास गई, जैसे आपने एप्लीकेशन दिया फॉर्म चार्ज 8 में और सीजी सेटिस्फाइड होता है, ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार, मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर जो भी प्रीवियसली मेड, अगर ये प्रूफ होता है ये एक्सीडेंटली है या फिर इन एडवर्टेंस मतलब बाय मिस्टेक हुआ है,
तो हाँ, आपका पर्पस किसी को भी हार्म पहुंचाना नहीं था, तो डीम्ड जस्ट एन एक्सपीडिएंट और आपको डायरेक्शन दिए जाएंगे। डायरेक्शन दिया जाएगा, ठीक है रेक्टिफिकेशन कर लो। क्या रेक्टिफिकेशन कर लो? उस पर्टिकुलर को जो तुम भूल गए हो। डायरेक्शन दिया जाएगा, हम आपको टाइम दे रहे हैं। किस चीज का टाइम दे रहे हैं? सेटिस्फेक्शन करने का, मतलब कि टाइम हमने तुम्हें अच्छा खासा बढ़ाकर दे दिया। अगर तुमने सबूत दे दिया, गलती से हुआ, एक्सीडेंटली हुआ, बाय मिस्टेक हुआ, तो वो आपके फेवर में दो चीजें का डायरेक्शन देगा। पहला डायरेक्शन क्या देगा? गलती ठीक कर लो, है ना, ओमिशन और जो भी मिसस्टेटमेंट पर्टिकुलर्स था उसको फाइल जो भी किया उसको सही करो, या फिर टाइम जो भी है उसके लिए दिया जाएगा अगर आपने वो 300 दिन के अंदर नहीं किया। क्लिक हुआ वो 300 दिन? पक्का? सेक्शन 87 समझ में आया? छोटा सा है, ट्राई करो, रीड कर समझ में आ रहा है क्या? सेंटेंसेस बना दूं? ये एक है पॉइंट, ये दूसरा, ये दो बातें, इसमें दो बातें लिखी है, प्लीज ट्राई करो इन दो बातों को समझने का। खुद से ट्राई करना है बच्चों, है ना, तभी सीख पाएंगे अपन। पल्लू ट्राई करेगा बेटा, जितना समझ में आता है। तो और अच्छे से एक्सप्रेस करो। फर्स्ट तो सही है, सेकंड वाला थोड़ी सी और ठोस बात है। विधि ट्राई करो। हुआ क्या है, बात कर सकती है ना, बता। खतरनाक वीडियो भेजा था विधि ने। चलो ठीक है, कोई और ट्राई कर सकता है, खुद से बताओ। शुभ भी बता तो रही है थोड़ा, और मुझे एग्जैक्ट वर्ड चाहिए। चलो आ जाओ। सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है क्या करने की? रेक्टिफिकेशन, अभी क्या पढ़ा, करेक्ट करने की है, ठीक है। ओनली इन रिस्पेक्ट द मिस स्टेटमेंट और कमीशन ऑफ पर्टिकुलर, कुछ गड़बड़ हो गया उसे ठीक करने की पावर है। हम अभी रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ और पावर नहीं है। तुम्हें सीजी सीजी के पास ये बोल कर नहीं आना है कि बताओ हमारा चार्ज की रेट वाई की नहीं है। हम आपके पास डिस्प्यूट लेकर नहीं आ रहे। डज नॉट परमिट रेक्टिफिकेशन वुड बी अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलिडिटी। क्या सच में चार्ज क्रिएट हुआ है? ये है हमारा मुद्दा। ये मुद्दा लेकर आपको नहीं जाना है, जो चीज गलत हो गई है उसके करेक्शन को लेकर जाना है। आप चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है ये क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंट डिलीशन, और अगर आप ये बोलो कि नहीं चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, तो इस चक्कर में आप चार्ज को क्या नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। दैट मीन्स चार्ज क्रिएट हुआ है या फिर क्रिएट नहीं हुआ है। चार्ज क्रिएट हुआ है तो एंट्री रजिस्टर्ड होना चाहिए, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है तो रजिस्टर में से डिलीट कर देना चाहिए। मुद्दा ये नहीं आएगा रीजनल डायरेक्टर के पास। मुद्दा कौन सा आएगा? चार्ज की रेट है, रेक्टिफिकेशन हम करवाने आए, मतलब चार्ज की रेट है और गलती हो गई है, गलती को सुधारने आए। हम पूरे चार्ज पर सवाल उठाने नहीं आए। बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? बोल पाओगे? दीक्षा बोलो, दो बातें क्या बोली जा रही है इसमें? पहली बात क्या बोली जा रही है? समझ आया? समझ ही नहीं आया? ये तुम लोग मुझसे पूछोगे नहीं, कैसे चलेगा? समझ लो, चलो नहीं आता और मैं तुमसे नहीं पूछते तो क्या करते? घर पे जाके फिर भी 10 बार दिमाग लगाते ऐसा? यही पूछ लो ना यार। और कितना टाइम वेस्ट करते, आधा घंटा बार बार रिकॉर्डिंग देखते, है ना, बिल्कुल ऐसे रिवर्ट कर करके ऐसे ही करते ना। क्यों इतना माथा लगाते हो यार, इतनी मेहनत क्यों करते हो? मुझसे यही पूछ लो ना। भाविका समझ में आया? एक तो तेरी क्लासेस मिसिंग है, सौम्य बता। आरओसी, हाँ।
चलो लेट अज्यूम आरओसी बड़ा है, आरडी छोटा है, ऐसा? आरओसी बड़ा है, आरडी बड़ा है ना? चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मुद्दा कहाँ जाना चाहिए? नीचे करो। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, उसको ठीक कराने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ। मतलब बात तो आरओसी में क्लियर हो जानी चाहिए थी ना, कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। बात कहाँ क्लियर हो जानी चाहिए थी? आरओसी में ही। इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ये मैटर तो कहाँ जाना चाहिए? आरओसी के पास। और अगर डिस्प्यूट है तो जाओ एनसीएलटी में जाके अभी लड़ाई करो अपनी। आरटी के पास ये मैटर लेकर मत आओ। कौन से मैटर लेके नहीं आओ कि चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। आरटी के पास क्या मैटर लेके आ रहे हो? हमसे हो गई है गलती और 300 दिन हो गए हैं पार, प्लीज हमें करेक्ट करा दो। अब बोलो, अब समझ में आया क्या? अगर पहली बार में मुझे बता दोगे दीदी नहीं समझ में, तो मैं तरीके बदल लूंगी। तुम लोग मुझे बताते ही नहीं हो समझ, वो तो मैं पूछूंगी तो मुझे पता चलेगा। पूछ लिया करो यार। अब बोलो, अब बता पाओगे? दो केस, संस्कृति बता। समझ गए? सीजी के पास मैटर जा रहा है रेक्टिफिकेशन का, उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे मैटर तो नीचे पहले ही क्लियर हो जाने चाहिए थे और लेट हो गए तो मेरे पास आए, दैट मीन चार्ज तो क्रिएट है। लेकिन अगर झगड़ा ही तुम्हारा अभी चार्ज क्रिएट है और नहीं, तो ये मैटर नीचे जाओ, मेरे पास मत आओ। ठीक है, समझ में आया पक्का? चलो केस फटाफट मुझे बताओ। पेनल्टी लगती है 30 दिन के अंदर, कायदा बोलता है सेटिस्फाइड हो गया तो 30 दिन के अंदर फुल पेमेंट कर दी। कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म करोगे आरओसी को? 30 डेज के अंदर। नहीं कर पाई तो और समय मिलेगा, कितना समय? 300। पक्का? और उससे भी पार जाते हो तो अभी आरडी के पास गए, उसकी मर्जी, कितना समय लगेगा, कितनी फीस लगेगी, उसकी मर्जी, डन। इस केस में क्या हुआ, जबरदस्ती की पेमेंट अच्छी बड़ी बड़ी ले ली, बुरा लग गया, ज्यादा पैसा मांग लिया सरकार ने, फीस गलत है भाई, नहीं मांगनी चाहिए, केस कर दिया। फिर निकाला गया कि हाँ एक सरकार ने ज्यादा पैसा मांग लिया है, फीस को थोड़ा सा रिड्यूस करो। ठीक है, चलो। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट व्हाइल द डिले इन द फाइलिंग फॉर्म द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, तो एक कहते हैं कंडोनेशन की एक फीस लगती है। ठीक है, पेनल्टी कितनी लगा दी उन्होंने? 94,000 और प्लस 54,000, अप्रॉक्स बोल दूं 1.5 लाख। ठीक है, वॉज, इन्होंने कहा भैया हमें तो डिसएप्रोप्रिएट लग रहा है, सही लग ही नहीं रहा है, इन द नेचर ऑफ द डिफॉल्ट, इतना तो डिफॉल्ट नहीं हुआ जितना तुमने हमें पेनल्टी लगा दी। ये है ना, कोर्ट ने ये कोर्ट के सामने बात रखी और कोर्ट को भी ये जेन्युइन लगा। कोर्ट ऑर्डर दैट अमाउंट शुड बी, थोड़ा सा रैशनलाइज होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर फीस आप नहीं ले सकते हो, ओवर पेनल्टी नहीं लगवा सकते। तो कोर्ट ने बोला रिड्यूस टू जस्ट एंड प्रपोर्शनेट लेवल, thus the writ petition was disposed of and the court extended the condemnation period and while the modifying the penalty, उन्होंने क्या किया, पेनल्टी को मॉडिफाई किया, पेनल्टी को थोड़ा सा कम किया। अननेसेसरी फीस नहीं ले सकते। हाँ हम लेट हुए, हमारी गलती है, हमसे जेन्युइन पैसा ले लो जितना बनता है लेट होने का, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा हाई फीस नहीं ली जाएगी। सरकार अपनी एक फीस देती है, अपनी एक पेनल्टी देती है, उसके दायरे के अंदर ही आपको करना है। हमेशा देखना पेनल्टी लिखा रहता है ना, तो एक मिनिमम मैक्सिमम लिखा रहता है और वो केस टू केस फिर डिफर करता है। ठीक है, तो ओवर नहीं ले सकते। चलिए अब बिल्कुल चैप्टर की पूरी समरी चालू। चार्ज वन क्या था जरा बताओ? जब क्रिएट करते हो और जब मॉडिफाई करते हो। चार्ज टू क्या था? सर्टिफिकेट कि हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया। चार्ज थ्री क्या? सर्टिफिकेट कि हाँ मॉडिफिकेशन हो गया। फोर क्या था? इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन कि भैया सेटिस्फाइड हो गया। फाइव क्या था? कि इन्फॉर्म किया है, सर्टिफाई कि हाँ आपने फुल पेमेंट कर दिया है। सिक्स अभी पढ़ा, रिसीवर अपॉइंट हुआ है, मैनेजर अपॉइंट हुआ है, चार्ज सिक्स। सेवन क्या बोल दिया? रजिस्टर ऑफ चार्ज कैसे मेंटेन होगा उसका फॉर्मेट दे रखा है। 8 में क्या लिखा है? एप्लीकेशन टू सीजी एक्सटेंशन करना चाहते हैं, लेट हो गए थे अभी, वही 300 दिन के ऊपर जो अभी पड़ा। 9 क्या बोलता है? पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, चार्ज 1 और 9 कि भैया अगर डिबेंचर होल्डर है तो उसके लिए फॉर्म 1 की जगह पे क्या लगता है? फॉर्म 9 लगता है, पढ़ लिया था। चलो सरफाइसी एक्ट, ऊपर एक सरफा एक मैंने छोड़ा था, एक पॉइंट याद आ रहा है, वो और ये साथ में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। स्किप। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। अब पूरी बातें बैंक की तरफ से, बहुत हो गया आईटेक्स कंपनी ने लोन लिया। अब हम बात करेंगे बैंक, जो हमारा बैंक है एसबीआई बैंक। मेरे एग्जांपल में आईटेक्स ने लोन लिया 10 लाख का। ठीक है, किससे लिया? एसबीआई बैंक से। डन। एसबीआई बैंक में कौन कंपनी सेक्रेटरी? कौन सा वाला? प्रैक्टिसिंग। एसबीआई बैंक प्रैक्टिसिंग सीएस को अप्रोच करेगी और क्या बोलेगी? ये आईटेक्स कंपनी मुझसे लोन लेना चाहती है,
देखो बैंक का मेन काम क्या है? पैसे लेने देना, ठीक है। अब चेक भी वही करेगा क्या? प्रैक्टिसिंग सीएस को बुलाएगा। प्रैक्टिसिंग सीएस से क्या बोलेगा कि इनकी आईटेक्स कंपनी की एक सर्च रिपोर्ट बनाओ, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाओ। क्या मुझे इन्हें 10 लाख का लोन देना चाहिए? मतलब बैंक का प्रैक्टिसिंग सीएस चेक कर रहा है कि आईटेक्स कंपनी जिस प्रॉपर्टी में लोन लेने का सोच रहा है उसमें ऑलरेडी लोन ले रखा है कि नहीं। जो बात अब हम करते थे, अब उसकी हम प्रैक्टिकल प्रोसीजर देख रहे। हम ये देखते थे ना कि बैंक को क्रॉस चेक करना चाहिए, ठीक है। तो बैंक एक बार चेक करेगा, तो बैंक कैसे चेक करता है? बैंक सीएस को पकड़ता है और सीएस एक रिपोर्ट तैयार करके देगा। उस रिपोर्ट का नाम क्या बोला मैंने? सर्च रिपोर्ट भी बोलते हैं और सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उस सर्च रिपोर्ट में सीएस अब जाएगा, कहां जाएगा पहले सोचो, कहां जाएगा? अपने लैपटॉप को खोलेगा, एमसी की वेबसाइट डालेगा, है ना, कि जाएगा आरओसी ऑफिस जाएगा, एकदम आईटेक्स का ग्वालियर है, ग्वालियर में पहुंच जाएगा, वहां जाएगा क्या? भाई एमसी की वेबसाइट खोलोगे, एमसी की वेबसाइट खोलोगे और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन देगी। फ्री की इंफॉर्मेशन तो दिखा दिया मैंने तुम्हें, रिलायंस कंपनी की दिखाई थी, है ना। लेकिन क्या फ्री की इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन मिल गई? नहीं, हमें कॉन्ट्रैक्ट डीड सब देखना है, कौन सी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली गिरवी है वो देखना है। तो सीएस क्या करेगा? एक नॉमिनल फीस में बोलती थी 100 रुपए 50 रुपए की फीस देकर आप क्या करोगे? कंपनी की पूरे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देख लोगे, और वो देख देख के पूरी हिस्ट्री कंपनी की देख देख के सीएस पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा और बैंक को देगा, और क्या बोलेगा? मेरे हिसाब से आईटेक्स कंपनी एकदम क्लीन है, इन्होंने इस प्रॉपर्टी में कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, आप इन्हें लोन दे दो। या फिर क्या बोलेगा? पागल बना रही है ये आईटेक्स कंपनी, 4 जगह इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है उसने, अब तो स्कोप ही नहीं है इसमें लोन देने का, तो मना कर देगा अपने ओपिनियन के साथ। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको रिपोर्ट की डिटेलिंग दे रखी है, ठीक। चलो रीड करेंगे। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ट्रेस करता है हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी एंड हाउ इट हैज चार्ज एंड मॉर्गेज इट्स एसेट विद द वेरियस बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडर ओवर अ टाइम। कंसेप्ट क्लियर हुआ? 2 लाइन। नेक्स्ट, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर कौन प्रिपेयर करता है? सीएस। सीएस कौन सा? प्रैक्टिसिंग। हेल्प करता है बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, लेंडर की, इन्वेस्टर की। भाई तुम डिसीजन सोच समझ के लेना, लोन लेने आएगी ना आईटीएस कंपनी तो सोच समझ के उनको लोन देना। अब इस सर्च रिपोर्ट में क्या क्या होता है? अब तुमने सर्च रिपोर्ट बनाना चालू किया तो सबसे पहले क्या लिखोगे? आईटीएस कंपनी का नाम, उसका सेंट, उसका रजिस्टर ऑफिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कितने डायरेक्टर है इनकॉर्पोरेशन के टाइम से, कितने शेयर होल्डर है, सिक्योर्ड लोन कितना है इनका, लिस्ट ऑफ रजिस्टर चार्ज, चार्ज की आईडी, मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है, हमने और भी तो लोन ले रखा होगा, पहली बार तो ले नहीं रहे, पहली बार ले रहे होंगे तो बता दोगे रिपोर्ट में कि भाई आईटीएस कंपनी पहली बार ले रही है, ठीक है। तो उसकी आईडी और डॉक्यूमेंट डेट बताओगे, रजिस्ट्रेशन डेट बताओगे कब हुआ था, चार्ज क्रिएट जो है वो बताओगे, मॉडिफिकेशन हुआ है तो बताओगे, सिचुएशनल हुआ है तो बताओगे, नहीं तो नहीं। आप उस रिपोर्ट के अंदर की बातें पढ़ रहे हो क्योंकि ये आप देखकर लिखोगे, आप बनाओगे ये, ठीक है। डेट ऑफ अग्रीमेंट, डिटेल्स, किस बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब अब समझ में आ गया क्या? एक एक टर्म समझ में आया क्या? ठीक। किसका मतलब? अच्छा, लैटिन। अमंग अदर थिंग्स मतलब कि ये सब देखना है, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, है ना। मतलब जो ऊपर लिखा है वो सब भी, मैंने कहा कि एक्टिव स्टेटस देखना, और इसके अलावा ये सारी चीजें जो लाइन से पूरा लैटिन टर्म का मतलब अमंग अदर्स थिंग्स इंक्लूडेड ये भी। चलो नेक्स्ट, सर्च रिपोर्ट ट्रेस करता है हिस्ट्री ऑफ द कंपनी और द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द कंपनी, हु इज द ओरिजिनल ओनर, प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है पता चला, है ना। ये रेंटेड बिल्डिंग को गिरवी रख दिया हमने, हमारा क्या जा रहा है ना। हाउ इट हैज मॉर्गेज विद द वेरियस बैंक, एक ही प्रॉपर्टी को 10 जगह रखा है, ये एक्चुअल में पता लगाना होता है, पर्पस ये होता है, ठीक। चलो, फॉलोइंग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग लोन, पुराने लोन की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आईटेक्स ने जो भी पुराने पुराने लोन दे रखे होंगे, है ना, तो वो सब एसबीआई बैंक को पता होना चाहिए, तो इसीलिए प्रैक्टिसिंग सीए सर्च रिपोर्ट में ये सारी बातें लिखेगा। डेट ऑफ लोन लिखेगा, नेम एड्रेस लिखेगा, चार्ज होल्डर का टाइप ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ लोन, प्रॉपर्टी कौन सी चार्ज है, टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कब रिपेमेंट होगा, ये सारी बातें। रिपोर्ट की डिटेलिंग समझ में आया? पक्का? ये कंटेंट रिटेन करने वाला है, समझ में आ गया रिपोर्ट क्या होता है? अब रिपोर्ट कैसे बनती है ये बताया, ठीक। बढ़ू आगे, चलिए एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तुम इस डॉक्यूमेंट को, अब तुम्हें प्रैक्टिकल वो बताया जो मैंने बताया, फ्री में देखा जा सकता है कुछ, और कुछ फीस लेकर। इन्होंने साफ साफ ये बोला है, विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। नाम देख सकते हो, रिलायंस कंपनी का नाम देख सकते हो, सिन देख सकते हो, ऑथराइज पेड अप
नेम ऑफ डायरेक्टर देख सकते हो, याद करो मास्टर डेटा, याद आ रहा है मास्टर डेटा, ये मास्टर डेटा इन्होंने कहा विदाउट फीस देख सकते हो, ठीक है। लेकिन पब्लिक कुछ फीस तो आपको देनी पड़ेगी डिटेल। क्या मैंने तुम्हें अग्रीमेंट भी दिखा दिया था क्या? रिलायंस कंपनी का लोन अग्रीमेंट दिखा दिया था क्या, जो भी उन्होंने एक्सिस बैंक वगैरह से ले रखा था? नहीं, उसके लिए थोड़े पैसे लगते हैं, ठीक है। तो फीस पे करके वो डॉक्यूमेंट, लेकिन नॉमिनली फीस होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इन्होंने कहा पब्लिक डॉक्यूमेंट इंक्लूड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चार्ज क्रिएशन मॉडिफिकेशन, एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट। क्या मैं तुमने बैलेंस शीट ओपनली दिखाया था क्या? नहीं, इनके लिए फीस लगती है ना, 100 रुपए। तो किस किस के लिए पैसे लगते हैं देखने के लिए ये बता दिया उन्होंने एमसी की वेबसाइट में। अच्छी बात यह है कि तुमने एमसी की वेबसाइट देख रखी है, सबने देख रखी है ना, पक्का? भूल गए हो क्या? तुम्हारे मोबाइल में है, देख सकते हो कभी भी, है ना, बस इच्छा हो। हाँ बेटा। एमसीए को, कंपनी को नहीं जाएगी, आरओसी, आरओसी फैसिलिटी दे रहा है ना। तुम्हारे रिकॉर्ड किसके पास है? सरकार के पास। तुम ये इन्फॉर्मेशन किससे ले रहे हो? सरकार से। सरकार कह रहे हैं हम दिखा रहे हैं, फीस लगेगी, ठीक है। तो ये कंपनी को नहीं मिलने वाली, क्योंकि कंपनी इससे थोड़ा कमाएगी, सरकार दे रही है फैसिलिटी। डन। चलो बच्चों, यहाँ पे क्लियर है पक्का? फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, मैं हूं उसका मालिक, मैंने आयुषी को बेची। किसको बेची? आयुषी को। लेकिन आयुषी अपने लॉयर से चेक करवा रही है, तो लॉयर कैसे चेक करेगा? गवर्नमेंट वेबसाइट से। उसकी फीस लगेगी, ठीक है। वो फीस किसको जाएगी? सरकार को जाएगी, मुझे थोड़ा ना जाएगी, ठीक है। चलो हेडिंग बताओ क्या लिखा है? चेकलिस्ट है, जो अभी आपने रिपोर्ट तैयार करी इसकी एक चेकलिस्ट तैयार कर दी। चेकलिस्ट क्या होगा? लिखा है कंटिन्यू ऐसे चेक, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो रिपोर्ट के अलावा अपनी एक चेकलिस्ट होगी, इंडेक्स, कि हाँ मैंने ये देख लिया, टिक, हाँ मैंने ये देख लिया। एक बार चेक कर लेना कि क्या आपने रिपोर्ट बनाते हो ये सब देख लिया है। क्या क्या? पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज जो रजिस्टर्ड है आरओसी के पास, इशू, क्या कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर की सीरीज इशू करी है, फॉर्म 9 आ जाएगा इसमें, है ना। कमीशन अलाउंस डिस्काउंट कुछ पे किया कंपनी ने, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, एवरी डिबेंचर या सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर चेक करो, चेक करो। कोई मॉडिफिकेशन किया, चेक करो। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग या मॉडिफाइंग डिबेंचर्स, पेमेंट कुछ सेटिस्फेक्शन है, कुछ नहीं। रिपोर्ट बनाओगे, तो रिपोर्ट जब बनाओगे तो समझ लो ये बंडल है ना, ये 10 पन्ने का बंडल तुमने रिपोर्ट तैयार करी, 10 पन्ने की रिपोर्ट है, ठीक है। 10 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसको जब आपने बना ली तो आप एक बार चेक कर लो कि आपने ये सारी चीजें देख ली थी क्या। पहले चेकलिस्ट बनती है तब आप काम करते हो कि हाँ मैंने ये देख लिया, हाँ मैंने ये देख लिया, हाँ मैंने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। ये तो उस कंपनी में था ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? जैसे मैंने तुम्हें काम दिया और काम की लिस्ट दे दी, तुमने देखा हाँ ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो आप बस एक चेकलिस्ट तैयार करो। डन। चेक दी रजिस्टर ऑफ द चार्ज, चेक दी रजिस्टर्ड बाय द आरओसी कि भैया क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फेक्शन है, चेक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट मॉडिफाई केप्ट ओपन फॉर द इंस्पेक्शन है कि नहीं। सर्च रिपोर्ट बनाते वक्त प्लीज इन सबको स्क्रूटनी एक बार कर लेना। तो सर्च रिपोर्ट की डिटेलिंग इन्होंने बता दी कि भाई कैसे आपको बनानी होती है। डन। जनरल बातें है, चैप्टर यहीं खत्म है। अब पूरे चैप्टर का इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, क्या लिखा है? इन्होंने कहा हमने बहुत सारे केसेस पढ़ाए ना, पढ़ाए, सारे केसेस का इंपॉर्टेंट क्रक्स निकाल के दे दिया। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज नॉट अप्लाई, ये क्या लिखा है? याद आ रहा है? स्टैट्यूटरी लीन वगैरह कुछ याद आ रहा है? इन्होंने कहा कंपनी जब गिरवी रखती है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, लेकिन बाय ऑपरेशन, एक होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टी, एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय एक्ट ऑफ पार्टी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को नहीं। फिर से केस बता दिया इन्होंने, कंक्लूजन ऊपर दे दिया। अच्छी बात ये कंक्लूजन ऊपर ही दे दिया, ठीक है, इसलिए मुझे कंक्लूजन तुम्हें बताने की अलग से जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ो आप लोग, ये फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, सेकंड वाला। आज तुम पार्टनरशिप फर्म थे, तुमने कुछ लोन ले रखा था, गिरवी रखा था, कुछ टाइम बाद आप कंपनी बन गए, तो कंपनी बनते ही आपको क्या करना है? इंफॉर्मेशन आरओसी को देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ऑब्लिगेटरी टू इंटीमेट रजिस्ट्रार चार्ज क्रिएटेड बाय पार्टनरशिप, जब वो क्या हो जाएगी? कंपनी में कन्वर्ट। कंक्लूजन खुद ही बता दिया केस का, ठीक है, केस नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। देखो अगर अभी आज मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, ठीक है, अभी कुछ ना कुछ गिरवी रखा है,
तो क्या मुझे आरओसी के पास जाना है? नहीं, ये तो पार्टनरशिप एक्ट है भाई। ठीक है, अब पार्टनरशिप फॉर्म को मैंने क्या कर दिया है, 6 महीने बाद कन्वर्ट कर दिया। जिस दिन कन्वर्ट किया ना, कंपनी बन गई ना, अब कंपनी बन गई, तुम कहोगे कि दीदी हमने तो लोन लिया था पार्टनरशिप फॉर्म जब बनी थी तब, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज कंपनी बन गई ना, आज के आज रजिस्टर करवा दो। अब तुम सिक्योर, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो गया तब आप सिक्योर बन गए। लेकिन जब पार्टनरशिप फॉर्म थे तब सिक्योर थे कि अनसिक्योर, भैया हमें नहीं पता, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं हमें तो ये भी नहीं पता। अगर अनरजिस्टर्ड हो तो भैया अनसिक्योर्ड हो तुम तो। ठीक, चलो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नॉट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द चार्ज। कितने सारे कंक्लूजन हमने ये पढ़ा था। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी में अपना हक जता नहीं सकता। यही तो कंक्लूजन था। थर्ड क्लियर है। फोर्थ, जरा गारंटी का मतलब बताओ। गारंटी तो समझते हो ना, एग्जाम्पल, कंपनी ने गारंटी दी फॉर द बैंक लोन, किसको, सब्सिडी। आईटेक्स ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडी कंपनी को लोन चाहिए था, किससे चाहिए था, बैंक से। बैंक को हमने क्या बोला, यार मेरी सब्सिडी कंपनी है, दे दो, मैं गारंटर बन रहा हूं। अगर मेरी सब्सिडी कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो कौन चुकाएगा, मैं चुका दूंगी, होल्डिंग कंपनी। क्या एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा केस, कंपनी ए, आईटेक्स कंपनी गिरवी रख रही है अपनी एक लैंड, बिल्डिंग, अपनी सब्सिडी कंपनी के लिए। दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। एक में मैं गारंटर बनी हूं आईटेक्स कंपनी, और दूसरे में क्या किया है, अपनी जमीन दी है एज अ गारंटी। अगर आपने गिरवी रखी अगर प्रॉपर्टी, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है ना कि चार्ज क्रिएट वाई। गारंटर का कोई माए बाप नहीं है भैया। इन्होंने कहा हम चार्ज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चार्ज में मतलब क्या, प्रॉपर्टी गिरवी रखी ना, तो आरओसी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना। इतने टाइम से इतने एग्जाम्पल मारे, क्या है, बिल्डिंग गिरवी रखी, इंसान को तुमने गिरवी रख लिया है। ठीक है, इंसान तो पलट जाएगा, उसका हम क्या ही करेंगे, इंसान मतलब आप तो कंपनी है ना। तो उन्होंने कहा कंपनी गारंटर बन रहे ना, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे। लेकिन अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। कंसेप्ट समझ में आया, पक्का। नो आरओसी रजिस्ट्रेशन नीड, लेकिन कब करना पड़ेगा, आरओसी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अगर जमीन गिरवी रखी तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, क्योंकि चार्ज क्रिएट प्रॉपर्टी में हो रहा है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा था, चार्ज की डेफिनेशन बताओ। इंटरेस्ट ऑफ lien created on property or asset of the company including mortgage। तो गारंटर कहाँ आया इधर। ठीक है, तो चार्ज क्रिएट। फोर्थ पॉइंट समझ में आया, पक्का। लास्ट, अटैचमेंट का मतलब, सीज मतलब क्या, जब्ती, जब्त करना। ठीक है, चलो थोड़ा समझेंगे। हेडिंग एक बार रीड करो। अटैचमेंट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज इन दी प्रॉपर्टी। चार्ज क्रिएट करना मतलब कुछ ना कुछ लोन लिया, गिरवी रखा। ठीक है, अब थोड़ा कंसेप्ट समझो। कभी तुमने देखा है, अभी यूपी में ऐसा हो रहा था, है ना, कि जो योगी है, वो जितने भी गुंडे विलन, जो भी वहां पे गुंडा राज जो भी चलता है ना, उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे थे, वो तोड़ फोड़ रहे थे। ठीक है, होता क्या है, कभी किसी मूवीज में देखा होगा, किसी विलन को पकड़ने गए, वो विलन क्या करता है, मस्त वेट कर रहा होता है कि भाग जाता है, भाग जाता है। ठीक है, तो क्या करती है पुलिस, फिर उसकी प्रॉपर्टी पे नजर रखती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी की टेम्परेरी जब्ती कर लेती है। ठीक है, क्या वो चार्ज क्रिएट होता है क्या, नहीं। तो ये लिखा है, अगर कुछ भी अटैच किया है, सीज किया है, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज इन दी प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी में अटैच वर्ड यूज किया है इन्होंने, किसने दिया है, रेवेन्यू रिकवरी कोर्ट। रेवेन्यू रिकवरी कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भैया आप हमें ये चीजें दीजिए, है ना, आपको इतना पैसा पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर आपने ये पेनल्टी नहीं दिया है और आप भाग गए हो, तो हम क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करके रखें जब तक आप दे ना दो। तो ये जब्ती टेम्परेरी पीरियड के लिए है, ये कोई चार्ज वार्ज नहीं है। और अगर ये चार्ज नहीं है तो इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाने की जरूरत नहीं है। अटैचमेंट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का, वेरी गुड। बस मैं यही जानना चाह रही थी कि कौन बच्चा ये ऑब्जेक्शन रेज करता है। स्टैटिक लिन क्या होता है, इनकम टैक्स ने रेट मार दी और प्रॉपर्टी लेकर चले गए। अब क्योंकि वो सरकार का पैसा था तो सरकार ने वो ले ही लिया, तो सरकार ने वो ले लिया, वो चार्ज क्रिएट हो गया। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है,
टेम्परेरी पेनल्टी है ये, मतलब ये पेनल्टी कैसी है, इनकम टैक्स वाली के अलावा भी हो सकता है कि हमें आपसे कुछ लेना है, हमें आपसे कुछ लेना है जो आप आसानी से दे सकते हो, बस आप अवॉइड कर रहे हो, तो टेम्परेरी बेसिस में हम मिले लेकिन हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन इनकम टैक्स का जो वो रहता है वो गोल्ड वो सब उठा के लेके चले जाते हैं, देते नहीं वो तुमको, मिलना नहीं है। तो वो टेम्परेरी और परमानेंट का डिफरेंस है बस। क्या ये बात समझ में आए? तो जो टेम्परेरी है वो चार्ज है ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं। और वैसे ही लीन, स्टैट्यूटरी लीन का तो क्या नहीं होता, रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ना टेम्परेरी और ना परमानेंट, दोनों का नहीं होने वाला। कंसेप्ट क्लियर? क्या चैप्टर खत्म हो गया? एक टॉपिक था, आओ। सरफाइसी एक्ट का थोड़ा बेसिक बताया मैंने, बताओ क्या है? चेकलिस्ट का, हाँ वो रीडिंग करने वाला पोर्शन। चेकलिस्ट तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें वही आएगा, ये सर्च रिपोर्ट के ऊपर का कंटेंट फिर से बता दिया उन्होंने। ठीक। हाँ बेटा बोल, बोल। अब देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, सीएस भी मेजोरिटी सीएस होते हैं, है ना। जैसे मेरा एक स्टूडेंट आरओसी में बैठा है, बिल्डिंग है ऐसे, 3 ऐसे लेयर है आरओसी के, है ना। 100 सीएस नीचे वाली बिल्डिंग में, 100 सीएस सेकंड, 100 सीएस है, अच्छे खासे सीएस है। लेकिन क्या बस सीएस है? नहीं, उनके अलावा और भी जनरल, लेकिन मेजोरिटी सीएस है, 70% तो सीएस मिलेंगे तुम्हें। बैठ सकते हैं आरओसी में, है ना। थोड़ा पॉज कर देती, ठीक कर देती, आ जाओ। जाना नहीं चाहिए ना कि कैसे गलत काम होते, वैसे सबको सब पता ही रहता है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? बड़ी मुश्किल से तो हमने पढ़ा कि कंपनीज एक्ट के आरओसी में रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन क्या बस कंपनीज एक्ट के आरओसी में रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं, इतने एक्ट है, इतनी अथॉरिटी है, हर अथॉरिटी अपना अपनी कहानी बताती है, ठीक है। आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन यस और भी तो है। बैंक को बचाने के लिए मैंने बताया था एक एक्ट बना है, उसका नाम क्या था? सरफाइसी एक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, आपको सरफाइसी एक्ट में भी अपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अथॉरिटी है आरओसी। सरफाइसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अथॉरिटी है, फुल फॉर्म पढ़ते हैं चलो, सेंट्रल रजिस्ट्री। ये सरफाइसी का फुल फॉर्म है ना, सरफाइसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन। देखो ये एस आ गया, ये ए आ गया, ठीक है, ये आर आएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा बाकियों का नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? बहुत बड़ा नाम है, जब एक्ट पढ़ेंगे तो मैं उस एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी, अभी इन सब में आपको नहीं घुसना है। आपको बस याद रहे सरफाइसी एक्ट होता है जो बैंकों को बचाने के लिए होता है, ठीक है। उसकी अथॉरिटी कौन सी है? सेंट्रल रजिस्ट्री, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। ये एक बॉडी है, ये एक अथॉरिटी है जिसका सेटअप किया गया है एज पर सरफाइसी एक्ट। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में एक आरओसी है, आरओसी एक सेटअप बॉडी है जो बनाया गया है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ऐसे ये भी, ठीक है। ये सेंट्रल रजिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेन के लिए, मेंटेन क्या करती है? पब्लिक डेटाबेस ऑफ ऑल दी, टर्म बताओ क्या लिखा है, बताओ, इनकम्बरेंस बर्डन, मतलब चार्ज की रेट बोल सकती हूँ, मॉर्गेज बोल सकती हूँ, टर्म बस बदलते रहते हैं, काम वही रहते हैं इनके, ठीक है। चलो, तो ये एक पब्लिक डेटाबेस तैयार कर रही है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जितनी प्रॉपर्टी गिरवी है सरफाइसी एक्ट के सेंट्रल रजिस्ट्री के पास भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है, पूरी इंडिया का रिकॉर्ड वहां भी मेंटेन है जैसे आरओसी के पास है। तो क्या दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे? हाँ, दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे। लीगल क्लेम और चार्जेस ऑन द प्रॉपर्टी, मैंने बोला ना डीआरटी में केस जा रहा है, डीआरटी कैसे डिसीजन दे पा रहा है? हो सकता है आरओसी के रिकॉर्ड में नहीं मिला, हमें कहाँ मिल गया? सरफाइसी एक्ट में मिल गया। याद करो हमने एक केस पढ़ा था कि सरफाइसी डीआरटी ने डिसीजन दे दिया था। डीआरटी कैसे डिसीजन दे पा रहा था? क्योंकि उन्हें इस रिकॉर्ड में प्रूफ मिल गया था। उसके बाद वो जो अथॉरिटी थी, याद है कुछ वॉल्क्सवैगन करके कंपनी थी, है ना, उनके पास क्या आ गई थी? पावर आ गई थी, भैया वो सिक्योर्ड है। वो इसी कारण से हुआ था, क्यों? क्योंकि दूसरे एक्ट में डिसीजन था, वॉल्क्सवैगन का केस था वो, ठीक है। Center government create this registry to track and record all the charges created on the property when they are used as security for a loan. बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें कि भैया तुम रजिस्टर करवाओ। यहाँ कंपनीज एक्ट है, कंपनी को बोला आरओसी के पास जाओ, बैंक को बोला नहीं जाता तो तुम भी पीछे पड़ो, लेकिन बैंक तुम्हें तो जो जगह जाना है, तुम्हें कंपनीज एक्ट में भी जाना है और तुम्हें सरफाइसी एक्ट में भी अलग से जाना है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हें बचाने के लिए। चलो, जब भी क्रिएट होगा लोन दिया तब,
जब भी मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई हुआ, या फिर जब भी सेटिस्फैक्शन, सारी इंफॉर्मेशन दो। पहली बार लोन दिया, बताओ। मॉडिफाई किया दूसरी बार, बताओ। फुल पेमेंट हो गई, बताओ। सारी बातें उनको भी बतानी पड़ेगी सेंट्रल रजिस्ट्री को, ठीक है। दीज चार्जेस ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है, इस अथॉरिटी को बताओ। ये कंप्लायंसेस का पार्ट है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इस रजिस्टर में क्या क्या आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में चार्ज क्रिएट किया है वो बताओ, एक साथ कर लो ये, है ना। चलो, मूवेबल एसेट, इंटेंजिबल और अंडर कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर्टीज है उसमें भी चार्ज क्रिएट कर रखा है, ये भी इंफॉर्मेशन देने का। समझ में आया। पहले मुझे बताओ, सरफाइसी एक्ट का काम समझ में आया, इनकी अथॉरिटी समझ में आए, इनकी अथॉरिटी के पास भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ये समझ में आया। तो यही बस अच्छा प्रेजेंटेशन है, चीजें बिल्कुल सेम है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, कंसेप्ट एकदम सेम है, बस आपको रीड करना है और समझना है। देखो, टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये पूरा रीडिंग करोगे। मैंने बस लैंग्वेज आपकी थोड़ी अच्छी कर दी है। इन्होंने सरफाइसी एक्ट का पूरा ये फुल फॉर्म भी बताया। देखो, सरफाइसी एक्ट का फुल फॉर्म ये है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये है पूरा सरफाइसी एक्ट का फुल फॉर्म। डन। लेकिन इन सब के फुल फॉर्म इन सब में नहीं जाना, कंसेप्ट में आपको रहना है। कंसेप्ट क्लियर है। अब ऊपर भी एक छोड़ा था, मैंने कहा था होएगा, पहुंचो जल्दी। सेक्शन 79 में, सेक्शन 79 क्या था? सेक्शन 79 बताओ। मॉडिफिकेशन, पूरा एक्चुअल में मॉडिफिकेशन इसलिए बताया था क्योंकि इसका बी पार्ट मॉडिफिकेशन है। अब पूरी बात समझने के लिए तुम एलिजिबल हो, आ जाओ। एक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। अगर आयुषी मुझसे प्रॉपर्टी खरीदती है और वो जो प्रॉपर्टी है उसमें ऑलरेडी लोन है, समझो समझो समझो। अगर आयुषी मुझसे प्रॉपर्टी खरीदती है और उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी मैंने चार्ज क्रिएट कर रखा है, लोन क्रिएट है, तो आयुषी को क्या करना चाहिए? पहले खुद चेक करना चाहिए था, है ना। पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ठीक। चलो, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज शेल अप्लाई। दो केसेस है, अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदा है और जो प्रॉपर्टी खरीदा है वो क्या है? ऑलरेडी सब्जेक्ट टू चार्ज है, या फिर कंपनी क्या कर रही है? मॉडिफिकेशन। हमने मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ लिया है। मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट सिंपल ये बोल रहा है, अगर ऑलरेडी चार्ज की रेट है और उसमें मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन में किसी भी टाइप का जो मॉडिफिकेशन है उससे मुटाटस मुटेंडस आपको चार्ज वन फॉर्म के थ्रू वैसे ही करना है जैसे आप सेक्शन 77 में करते हो। यहां से आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है, ये पढ़ लिया था, याद आ रहा है, ठीक है। चलो, ये है जो मुझे आपको समझाना है। कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसमें ऑलरेडी लोन है, या फिर दूसरे टर्म में बोलो जिसमें चार्ज क्रिएट है, व्हेन मॉडिफिकेशन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज। मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है? किसकी एंट्री हो गई? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी सरफाइसी एक्ट का पूरा फुल फॉर्म बताया मैंने। हाँ हाँ, नहीं करना है, बता रहे हो तुम लोग खुद से, मैं तो बोलने ही वाली थी, तुम लोग बताए, मैं कहा चलो रुक जाती हूँ, है ना। तो सरफाइसी एक्ट का जो नाम है उसमें ना रिकंस्ट्रक्शन टर्म यूज हो रहा था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। थोड़ी सी और प्रोसेस बताती हूँ, ठीक है। सरफाइसी एक्ट में क्या होता है? बैंक बहुत परेशान है, लोन निकलवा निकलवा के नहीं निकलवा पा रहा, एक वसूली भाई को पकड़ता है। हु इज वसूली भाई? जो बैंक के बिहाफ में पैसे रिकवर करके देगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो वसूली भाई है, ठीक है। चलो, व्हेन अ मॉडिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर चार्ज, ये चार्ज में मॉडिफिकेशन क्या हुआ? बैंक ने क्या बोला? मैं नहीं चुका पाऊंगा। गिरवी किसके पास था? प्रॉपर्टी गिरवी किसके पास थी? बैंक के पास। बैंक परेशान हो गया, वसूली भाई को क्या बोला? मुझे तुरंत पैसे दे और ये जो प्रॉपर्टी है गिरवी अपने पास रख ले, चार्ज में मॉडिफिकेशन हो रहा है, वापस वापस वापस। अनुष्का के पास मेरा फोन गिरवी और मैंने इसे 1 लाख ले रखा है, ठीक है। अनुष्का मुझसे पैसे नहीं रिकवर करवा पा रही, उसने बोला कि फोन दिशा को पकड़ा दिया और क्या बोला? मुझे 1 लाख लेने थे, मुझे अभी 90,000 दे दे। अब दिशा वो वसूली भाई है जो क्या करेगी? मुझसे पैसे रिकवर करेगी। पहले बताओ, ये समझ में आए? तो दिशा वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मुझसे कितना रिकवर करेगी? 1 लाख। अनुष्का को कितना दिया? 90,000। 10,000 मुनाफा नहीं कमाएगी, समाज सेवा तो कर नहीं रही है वो भी, है ना। कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो बैंकों का जो भी बेड डेट है ना वो क्लियर करवा रही होती है। यही सरफाइसी एक्ट में हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी पिक्चर समझ में आए सरफाइसी एक्ट की,
पक्का? चलो, तो इन्होंने क्या बोला, लोन तो किसके पास क्रिएट था, चार्ज तो क्रिएट अनुष्का के पास था, तो अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन बदल रही है ना, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन बदल रही है, अब चार्ज होल्डर कौन बन गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन गया, तो मॉडिफिकेशन हो रहा है। व्हेन अ मॉडिफिकेशन इन पर्टिकुलर चार्ज, मॉडिफिकेशन पर्टिकुलर किसमें हो रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, द टर्म्स ऑफ दी सरफाइसी एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, ये फुल फॉर्म लिखा है उन्होंने, ठीक है। द चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, रिक्वायर्ड इन केस ऑफ दी, इनका सेक्शन 77 को ये वाली बात भी इन्फॉर्म करो कि भाई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चला गया एज पर सरफाइसी एक्ट, मतलब दोनों जगह दोनों इन्फॉर्मेशन जा रही है, कंपनीज एक्ट में भी, आरओसी के इंफॉर्मेशन में भी ये जा रही है आरओसी के पास, और सरफाइसी एक्ट के सेंट्रल रजिस्टर में भी आ रही है। क्या अब वो वाली बात इसमें कनेक्ट हो रही है क्या? इसीलिए उस टाइम पे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि पहले ये समझोगे फिर ये समझ में आएगा। नेक्स्ट, द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड सेक्शन 77 अप्लाई द डेट ऑफ कंप्लीशन, टाइम लिमिट वैसे ही होगी जैसे 77 में थी। 77 में क्या बोला, 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करो, नहीं होता तो 60 डेज और फर्दर 60 डेज दे देंगे, फीस लेते रहेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? कुल मिलाकर सेक्शन 77 सॉरी सेक्शन 79 बोलता है किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन होगा इन्फॉर्म करो। इवन मॉडिफिकेशन कौन सा वाला, सरफाइसी एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने अपनी बैंक ने प्रॉपर्टी जो गिरवी थी उसे किसके पास हैंडओवर कर दी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास हैंडओवर कर दी, ये बात भी आरओसी को बताने का। कंसेप्ट क्लियर है? एज पर 77 के ही अकॉर्डिंग। अब जाके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लियर है? और यहां आपकी सभा भी समाप्त। डायरेक्ट डिबेंचर होल्डर, क्योंकि वो भी क्या है, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर होगा तो फॉर्म 9 के थ्रू वो जाएगा जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। बैंक होगा तो चार्ज 1 वाला फॉर्म, डिबेंचर वाला होगा तो फॉर्म 9। हाँ, कौन मॉडिफिकेशन करवा रहा है, बैंक करवा रहा है, सरफाइसी एक्ट बैंकों के लिए ना, डिबेंचर होल्डर के लिए नहीं है। हाँ, वरना 3 वाला क्या होता है, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं नहीं, एक कंफ्यूजन है तुम लोग को, वापस से आ रही है। फॉर्म देखो यहां पर, अगर बैंक ने पहली बार लोन लिया तो चार्ज 1 ही जाएगा, बैंक ही मॉडिफाई करवा रहा है। 2 और 3 क्या है, सर्टिफिकेट रिप्लाई, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट मॉडिफिकेशन हो गया, रिप्लाई, दोनों रिप्लाई है, दोनों रिप्लाई है। क्रिएट मॉडिफाइंग का चार्ज 1 ही है। समझ में आया? पक्का? और कोई डाउट? चलो अब मुझे बताओ, इस पूरे चैप्टर में सेक्शन समझ में आए आपको? क्या करूं अलमस, फोन, क्लास खत्म हो गई। बच्चों फोन ना एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मैं दे दूंगी, फोटो खींचनी होती है तुम्हें, ठीक है, अदरवाइज टेबल में ना मोबाइल रखना छोड़ दो, थोड़ी थोड़ी देर में सब फोन चलाने लगते हैं, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना होता है, किसी एक का काम रहेगा, डेली ये काम बदलते रहेंगे अपन, ठीक है, और वो ग्रुप में शेयर करेगा। ये फोन रखना छोड़ दो यार, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, अलमस मत कर यार, ठीक है। चलो तो बच्चों वापस से चैप्टर खत्म। लास्ट टेस्ट कौन सा दिया था, पार्टी का दिया था, उसमें अभी कौन कौन से पार्ट बचे तुम्हारे, सी और डी बचे, ठीक है। सी बहुत बड़ा है और डी छोटू है, अच्छा नहीं है, सी बड़ा है डी अच्छा नहीं है ना। एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, है ना। इससे पहले वाले भी एक चैप्टर है डिबेंचर, अच्छे से याद है तो मंडे इसी का टेस्ट दे दो। किसका टेस्ट है, जिगल का है तो ट्यूसडे दे दो। अरे यार क्या याद है ना अभी अच्छे से। एक बात बताओ, तो जितनी जल्दी जल्दी टेस्ट दोगे ना तुम्हारे लिए फायदा होता है। अब तुम देखो ना वो सी पार्ट गंदा लगने लगा ना, अब उसको पढ़ने में जान जाएगी तुम्हारी, जैसे सी बोलूंगी जान चली जाएगी तुम्हारी, बॉडी यहाँ छोड़ दोगे तुम और तुम्हारी आत्मा निकल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज ये फिर इशिका बात कंप्लीट नहीं हुई, रुक जा रुक जा, बोला ना अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, वापस फाइनल कर दूं क्या ट्यूसडे? पक्का? तो इशिका मैसेज डाल दे ट्यूसडे, कौन सा चैप्टर, 7 वाला, ठीक है। और ये पल्लू ये बात हुई उन नालायक बच्चों से, हाँ, कि शहर में तो आ गए ना कल ये लोग, ट्रेनिंग होती 12 13 14 15, चलो ठीक है कल रिलैक्स कर लिया, आज क्यों रिलैक्स करना था नालायकों को, पिटेंगे ये लोग।
हाँ तुम लोग अच्छे हो। उस दिन नहीं आए थे तुम लोग, आए थे क्या? तुम लोग का तो चलो ट्रेनिंग एक ही दिन का था ना, इन लोग की बढ़ा दी ना एक तो ट्रेनिंग, उसमें भी क्या ही करते हैं फ्री की।